सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो लाइफ में एक ही चीज़ होती है, मुझे ये लगता है कि हम इस समय कैसा फील करते हैं, राइट? वो जो फील हम करते हैं दैट्स अ मैग्नेटिक ऑरा। और अगर आप इस शिरडी में अब अच्छा फील कर रहे हो तो शिरडी में वापस आओगे, रिट्रीट में अच्छा फील कर रहे हो तो रिट्रीट में वापस आओगे, किसी इंसान के साथ आप अच्छा फील कर रहे हो तो वो इंसान आपके लाइफ में ज़्यादा समय रहेगा। जिस मोमेंट में जितना जो फील करते हो, जो इंटेंसिटी होती है ना, उतना वो मोमेंट वापस आता है। दैट्स लॉ ऑफ यूनिवर्स, इज इट राइट? तो जो भी कर्मा हम करते हैं उस कर्मा को अगर हम फील से करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत एक्सपीरियंस्ड कर्मा होगा, और विदाउट फीलिंग के अगर वो कर्मा को करेंगे तो वो मैकेनिकल कर्मा होगा, है ना? मैं जब मेडिकल प्रैक्टिस करता था तो मैं बहुत मैकेनिकल करता था, तो मैं उसको अच्छा फील नहीं करता था। मुझे ऐसे लगता था पेशेंट्स बार बार मेरी क्लिनिक पे वही बीमारी लेके आते, वही इश्यूज़ लेके आते, वही प्रॉब्लम लेके आ रहे, और मैं भी उनको वही सॉल्यूशन बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नया कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो ना मैं कुछ अच्छा फील करता था, ना पेशेंट कुछ अच्छा फील करते थे। लेकिन जब ये फील्ड में आया, स्पिरिचुअल फील्ड में, और जब मैंने उनको अलग अलग तरीके से रास्ते बताए, ये योगा करो, ये डाइट करो, ये मेडिटेशन करो, ये न्यूमरोलॉजिकल करेक्शन करो, ग्राफोलॉजिकल करेक्शन करो, वास्तु का करेक्शन, कि ये क्रिस्टल पहनो, तो डेफिनेटली लोग अच्छा फील करने लगे। और जब वो अच्छा फील करने लगे, मैं अच्छा फील करने लगा। तो इट्स मैटर ऑफ फीलिंग। ये सिंबल्स के साथ जो अभी आप प्रैक्टिस करोगे ना, अपनी डे टू डे लाइफ को ना अच्छा फील करोगे। अब आपको लाइफ बोरिंग नहीं लगेगी, घर का काम बोरिंग नहीं लगेगा। मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे यही काम करना पड़ रहा है, मुझे ऑफिस में यही काम करना पड़ रहा है, ये बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा, बिकॉज आप लाइट के साथ काम कर रहे हो, लव के साथ काम कर रहे हो। तो आप बताओ फीलिंग कैसी होगी? अलग होगी कि नहीं? उन्हीं रिश्तों को जिनको अब तक बहुत गुस्से से, इरिटेशन से निभा रहे थे, अब उसको आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से निभाओगे तो कैसा फील होगा? नया फील होगा कि नहीं? तो मैं ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ों को अलग ढंग से करने की कोशिश करो। चीज़ें नहीं बदलेगी, दुनिया नहीं बदलेगी, करप्शन नहीं बदलेगा, इश्यूज नहीं बदलेंगे, गंदगी नहीं बदलेगी, सड़कें नहीं बदलेंगे। आपको बदलना पड़ेगा एक नई सोच के साथ, नई रोशनी के साथ, लाइट के साथ, और नई करुणा भाव के साथ। और जब वो भाव नया होगा ना, तो चीज़ें में बहुत मज़ा आएगा आपको। दैट एक्साइटमेंट शुड बी देयर लाइक एन इनर चाइल्ड। एक छोटे बच्चे को कैसा लगता है, आज एक नया खिलौना आने वाला है, आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, आज केक लेके आएंगे, आज चॉकलेट लेके आएंगे। इज इट राइट? तो ये फीलिंग अगर आपके साथ रहेगी तो आपके बॉडी के जो डेड टिश्यूज़ है, सेल्स है, वो डिटॉक्सिफाई इजीली हो जाएंगे। आपका कभी कैटरैक्ट नहीं बनेगा, कभी प्रोटीन डिपोजिशंस नहीं होगा, कभी शुगर डिपोजिशंस नहीं होंगे, कभी स्टोन नहीं बनेगा, कभी फाइब्रॉइड सिस्ट नहीं, ट्यूमर कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक नई तरंग के साथ जिंदगी जी रहे हो ना, तो चीज़ें अंदर जमेगी कहाँ से? आप खुद सोचो ना, फ्रिज में चीज़ें रखते हो तो कितने फ्रेश रहते कि नहीं? क्योंकि उनको -डिग्री टेम्परेचर मिलता है। फ्रिज से बाहर निकालो, थोड़ी देर बाहर रखो, धीरे 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 ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे अंदर भी ना वो एक कूलनेस बनी रहनी चाहिए, वो पीस बना रहना चाहिए, वो हैप्पीनेस बनी रही है, जिसके वजह से अंदर का इनर बीइंग ना हमेशा फ्रेश रहे। इंसान अगर अंदर का मर गया ना, तो ज़िंदगी में जीने का कोई मज़ा ही नहीं है। फिर तो कुछ ना कुछ आप बीमारियां पैदा करोगे, और ब्रेकअप्स करोगे, और नर्वस ब्रेकडाउन में जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, क्योंकि अंदर का इनर बीइंग मर गया आपका। उसको अस्तित्व में रखने के लिए ना दो काम करने हैं, लॉ ऑफ धर्मा के साथ चलना है और लाइट के साथ चलना है। लॉ ऑफ धर्मा का मतलब है जो गॉड ने लॉज बनाए, जो ह्यूमन लॉज बने, उनसे नहीं चलना है आपको। तो हमें नहीं पता कि गॉड ने कौन से लॉज बनाए हैं, लेकिन जब ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे ना, तो लॉ ऑफ धर्मा अंदर आ जाएंगे। आपको समझ में आएगा ये काम मुझे इस तरह से करना है। इस वक्त अगर गॉड होते तो ये ऐसा करते, इस वक्त अगर साईं होते तो ऐसा करते, कृष्ण होते तो ऐसे करते, इस वक्त अगर राधा होती तो ऐसे रिलेशनशिप को मेंटेन करती, अनकंडीशनल लव क्रिएट करती। इज इट क्लियर? तो उनके लॉज के साथ चलना है, ह्यूमन लॉज जो अभी आपके अंदर बिलीफ सिस्टम फियर के साथ है,
इनसिक्योरिटी के साथ है ना, वो चीज़ें ना आपको बहुत तकलीफ दे रही है। तो मैं जब रिसर्च कर रहा था शुरू में कि इंसानों को डिजीज़ एंड सफरिंग क्यों होती है, तो ऑरा के माध्यम से मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा, लोग सोच जो पुरानी पकड़ के बैठे उससे बीमार पड़ते, लोग जो भाव पुराने पकड़ के बैठे, ट्रॉमास पकड़ के बैठे, एक्सपीरियंसेस पकड़ के बैठे, उसके वजह से बीमारी हो रही है। अदरवाइज यूनिवर्स को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपको तकलीफ देने में, आपको सफरिंग देने में, हॉनेस्टली स्पीकिंग। और उसके बावजूद भी अगर आपको तकलीफ हो रही है, अगर उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इट इज़ फॉर योर सोल इम्प्रूवमेंट, इट इज़ फॉर योर सोल इवोल्यूशन। वो तकलीफ एक्चुअली नहीं है। इज इट राइट? मतलब जो जीसस को क्रूसिफाइड किया और उसके बाद वो जो गॉड बने, वो सफरिंग नहीं थी, वो सोल का इवोल्यूशन था। महावीर को किसने खिला ठोक दिया, तो वो सफरिंग नहीं थी, वो एक नई जाति का निर्माण था, एक अहिंसा का इवोल्यूशन था, क्रिएशन था। इज इट क्लियर? तो ऐसा मत सोचना कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद सफरिंग नहीं होगी। अब सफरिंग सोल को अपलिफ्टमेंट वाली होगी। अब वो सफरिंग नहीं होगी जो ह्यूमन सफर कर रहा है। डिफरेंस समझ रहे हैं यहां? सफरिंग खत्म क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक नया जब चीज आता है ना, तो पुराना चीज छोड़ने में एक पेन होता है, एक तकलीफ होती है। शरीर छोड़ने में तकलीफ होती है, इंसान को छोड़ने में तकलीफ होती है, घर छोड़ने में तकलीफ होती है, ज्ञान छोड़ने में तकलीफ होती है, एक्सपीरियंस छोड़ने में तकलीफ होती है। लेकिन ये तकलीफ अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है, तो नथिंग रॉन्ग इन इट। इज इट ट्रू? तो ये सिंबल्स जो आपको सिखाए गए, ये गॉड्स लैंग्वेज है, ये भगवान की भाषा है। आज तक आप नीचे के चक्र से प्रे कर रहे थे, फायर एलिमेंट से, इमोशन से, अर्थ एलिमेंट से भक्ति कर रहे थे। आज के बाद आप एयर एंड ईथर के साथ, सिंबल्स के साथ प्रे करोगे, तो अपलिफ्ट हुए कि नहीं? अपलिफ्ट हुए कि नहीं? हमने कॉलेज में, स्कूल में बिल्कुल कंप्यूटर नहीं सीखा था। बाहर आने के बाद जब हमने प्रैक्टिस शुरू की और अचानक किसने कहा ये कंप्यूटर के साथ अभी आपको आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी पड़ी हमें, उसके बाद हम कंप्यूटर ऑपरेट कर पाए। तो गॉड के साथ अगर ऑपरेट करना है तो गॉड के सिंबल्स की लैंग्वेज आनी पड़ेगी और उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। मैं ऑन एन एवरेज 200 बार ये सिंबल्स की प्रैक्टिस करता हूँ। सांस लेते टाइम पे, ड्राइव करते हुए, अगर मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मैं जहाँ पे भी हूँ, ये सिंबल्स कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप मेरे अंदर चलते हैं। तो उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है और विद सेकेंड वो कम्युनिकेशन मेरा बहुत डाउनलोड हो जाता है, विद इन द सेकेंड। मतलब सुबह भी आपने देखा, मैं यहाँ पे बैठा था, मैंने इनसे कहा कि जो भी आप लोगों के लिए बेस्ट है वो मेरे अंदर डाउनलोड करें, वो डाउनलोड हो गया। अभी भी मैं ऊपर अपने रूम में बैठा, साईं को बोला कि जो भी आपके लिए बेस्ट है वो मेरे अंदर डाउनलोड करें। तो इमीडिएटली वो चीज़ें आती है जो आप लोग चाहते हो, जिस क्वेश्चन के आंसर आप चाहते हो वो आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ एक को भी, लेकिन मैं आंसर सब देता हूँ। तो ये आंसर दे कौन रहा है? आपकी भाव, आपकी फीलिंग्स, आपकी प्रेयर, आपकी श्रद्धा, आपका ट्रस्ट। इज इट ट्रू? मतलब जितने भी पॉडकास्ट सुन के यहाँ पे आए हैं, आपको सबको कोई ना कोई आंसर तो उसी में मिला था, तब जाके यहाँ पे पहुँचे कि नहीं? यहाँ भी बहुत कुछ आंसर्स आपको मिल गए और यहाँ से घर पे जाने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे और नए आंसर्स मिलेंगे। ये आंसर्स अंदर ही थे क्योंकि आत्मा पूरा ज्ञान लेके आया है। माइंड बीच में दखल दे रहा है ना, तो वो ज्ञान को बाहर निकलने नहीं दे रहा है। तो जैसे साइकिक सर्जरी करके दिमाग को शून्य करोगे, आत्मा का ज्ञान वापस बाहर आ जाएगा। सोल में विजडम है, माइंड में नॉलेज है। नॉलेज जब शून्य होगा ना, तो विजडम खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसलिए लोग काशी विश्वनाथ जाते हैं, इसलिए लोग मणिकरण जाते हैं, इसलिए लोग अपनी अस्थियां गंगा में बहाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्वांटम मेमोरीज जो ऐश में है अभी भी, उसको भी शून्य करना है। इंसान तो मर गया, लेकिन उसके साथ अभी भी उसकी स्मृति रह गई, उसके साथ कोई ट्रॉमा रह गया, डेथ एक्सपीरियंस रह गया, रिलेशन के कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रह गए। तो जब तक वो शून्य नहीं होंगे, अगर आपका रीइंकारनेशन होगा, वापस बर्थ लोगे पुराने डेटा के साथ, पुराने एक्सपीरियंस के साथ, तो नई लाइफ कैसे जी पाओगे आप? ये जो भी रीति रिवाज हिंदू समाज में, सनातन धर्म में बनाए हैं, कितनी हाईली एनलाइटेंड प्रोसीजर्स है ये जो भी जैनिज्म में सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है,
मतलब ये सब चीज़ें क्रियाएं करनी है, नंगे पाँव चलना है, ये कितनी इसके पीछे क्वांटम साइंस है, सब एटॉमिक एनर्जी की साइंस है, ये तो हमको पता ही नहीं, तो हम फॉलो कैसे करेंगे। लेकिन जब ये सिंबल्स की प्रैक्टिस करोगे ना, वो समझ में आएगी आपको, जो मुझे समझ में आई। संतों के, ज्ञानियों के साथ बैठ के मुझे कुछ लेवल पे चीज़ें समझ में आई, लेकिन उससे ज़्यादा जब मैंने अपने ऊपर उसको अप्लाई किया ना, तो ज़्यादा समझ में आई। तो आपको भी हमारे साथ बैठ के कुछ समझ में आएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा तब आएगा जब आप घर पे यहाँ से जाने के बाद प्रैक्टिस करोगे। तो हम आपको एक लेवल पे लेके जाएंगे, उसके बाद आप नहीं जा पाओगे, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे आप ही खुद को लेके जा सकते। इज इट क्लियर? जो टीचर ने हमें पढ़ाया स्कूल में, उसने खुद ने बीए किया, एमए किया, लेकिन हमें पढ़ने के बाद आगे हमने पीएचडी की। इज इट राइट? स्कूल की टीचर ने तो हमें पीएचडी की डिग्री नहीं दी, राइट? लेकिन हमने ही उस पढ़ाई को कंटिन्यूस रखा, उसको बरकरार रखा, तब जाके नए नए यूनिवर्सिटी में जाके हाईली क्वालिफाइड हुए। और सिर्फ डिग्री की बात नहीं, सिर्फ टैग की बात नहीं है, स्टेटस की बात नहीं है, आपके अंदर का नॉलेज, एक्सपीरियंस अपडेट हुआ कि नहीं, वो नेक्स्ट लेवल पे गया कि, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। काफ़ी बार हम कहते हैं ना, ये लड़की जन्मी, ये लक्ष्मी घर में आई, इसके बाद मेरा घर बना, ये लक्ष्मी आई, ये बहू आई, उसके बाद इनका प्रोग्रेस हुआ। इज इट राइट? तो ये जो शक्ति है, जो माँ की शक्ति है, जो फेमिनाइन शक्ति है, ये जब भी एक्टिवेट होती है, एक नई क्रिएशन निकलती है, नई क्रिएटिविटी बाहर आती है। और जब ये बाहर आती है ना, तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। बिकॉज सोल आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसको शक्ति नीचे से नहीं मिलती है, जब तक उसको फेमिनिन एनर्जी नहीं मिलती है। सोल तो शून्य है, शून्य कैसे आगे बढ़ सकता है? बढ़ सकता है? मुझे बताओ, शून्य आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। इसलिए उसको माँ की शक्ति चाहिए, वाइफ की चाहिए, सिस्टर की चाहिए, दादी की चाहिए, नानी की चाहिए, एक फेमिनाइन शक्ति चाहिए जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। और वो शक्ति को अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से एक्टिवेट करोगे ना, आप देखना आप खुद नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। वो शक्तियों की कमी हमारे पास, हम ही अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर पा रहे, हम ही अपने आप के सेल्स को रीजनरेट नहीं कर पा रहे, हम ही अपनी इम्यूनिटी को नहीं बढ़ा रहे हैं, हम ही अपने ऑरा को एक्सपांड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो शक्ति को एक्टिवेट नहीं कर रहे हम। तो सबके अंदर वो लोअर चक्रस जो शक्तियों से भरा है, जो माँ की ब्लेसिंग से भरा है, प्लीज़ उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ हीलिंग करते हुए। आपको डेल्टा लेवल के सिंबल्स दिए, थीटा लेवल के सिंबल्स दिए, अल्फा लेवल के मनी अबंडेंस के सिंबल्स दिए। इन सिंबल्स की प्रैक्टिस करते 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 आप खुद देखोगे कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। वो साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आप उसको शुरू में तो एक्नॉलेज नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा, अरे अब तो मैं फ्रेश फील कर रही हूँ, अब तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, अब यही काम में मुझे रुचि लग रही है, मज़ा आ रहा है। इज इट राइट? ये मत सोचो कि आपका कोई दुरुपयोग कर रहा है, आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है, आपके साथ कोई अत्याचार कर रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच्ची कह रहा हूँ कि आप हर बार ना प्रोग्रेस तो कर ही रहे हो, कुछ भी करो आप, कुछ भी नहीं करोगे, साइलेंटली भी बैठोगे ना, वो भी एक प्रोग्रेस है, ये भी प्रोग्रेस है। जैसे नागा साधु बैठे रहते, साइलेंटली बैठे रहते, लेकिन वो भी प्रोग्रेस करते, लेकिन हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे, उस प्रोग्रेस को हम समझ ही नहीं पा रहे। इस कलयुग में जन्म लेना ये भी एक आपका प्रोग्रेस था, यहां तक आना ये भी एक प्रोग्रेस था, पॉडकास्ट का सुनना, उसको समझना, उसको स्वीकारना, ये भी एक प्रोग्रेस था। इज इट क्लियर? तो ये मत सोचिए कि नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं हो रही, मुझे ब्लेसिंग नहीं मिल रही। सब कुछ हो रहा है आपके साथ, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो आप। कोविड के बाद जिंदा रहे, ये भी बड़ा प्रोग्रेस है कि नहीं? राइट? मुंह पे पट्टी बांध बांध के जी रहे थे हम, उस वायरस को टाटा बाय बाय किया, ये इतना बड़ा प्रोग्रेस है। हमने इसी जगह पे कोविड के टाइम पे कितने रिट्रीट्स किए, 54 78 पार्टिसिपेंट्स उस टाइम पे भी आए थे यहाँ पे, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो भी एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस था। हमने साईं को बोला संभाल लो। गोवा में हमने जब रिट्रीट की थी, हमने बोला जीसस को संभाल लो। हमने कैलकाटा में किया रिट्रीट, उस वक्त कोविड के टाइम पे माँ को बोला इन लोगों को संभालो। हमने जितने भी लोगों के RT-PCR किए, सब लोग क्लियर निकले, किसी को कोई बिफोर एंड आफ्टर इशू नहीं हुआ। दिस इज प्रोग्रेस, उसी सिंबल्स के वजह से, क्योंकि हम भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं,
पार्टिसिपेंट्स भी वही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो है कि नहीं पावर उस सिंबल्स का, मुझे बताओ, है कि नहीं? तो ये एनर्जी को हमको बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, नई सोच के साथ, नई गोल्स के साथ, नई विश के साथ, नए विजन के साथ, नए अचीवमेंट के साथ, नए मैनिफेस्टेशन के साथ। लेकिन अचीवमेंट के बाद उससे डिटैचमेंट करना भी एक प्रोग्रेस है, उसको छोड़ना भी एक प्रोग्रेस है। इज इट क्लियर? किसी को ब्लेस करना, जिसको हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, वो भी एक प्रोग्रेस है। जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जीवन का, उसको हील करना, वो भी एक प्रोग्रेस है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? मैंने बहुत कम मेडिटेशंस लिए हैं। आप देखो यूट्यूब पे बहुत रेयरली मेरे कोई मेडिटेशंस है, मैं ज़्यादा टॉक ही लेता हूँ। लेकिन 2-3 मेडिटेशन मैंने लिए, जिसको एक ऑरा एक्सपांशन का एक ओके मेडिटेशन है। आप यूट्यूब पे जाइएगा मेरे चैनल पे, और वो ओके वाला मेडिटेशन कीजिएगा, वो ऑरा एक्सपांशन वाला कीजिएगा। आपको लगेगा कितनी सहजता से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके लिए कोई सुरीली आवाज़ की ज़रूरत नहीं, कोई लता मंगेशकर को इन्वोक करने की ज़रूरत नहीं है। इज इट राइट? भाव चाहिए, फीलिंग चाहिए कुछ भी करते वक्त, और सही में आप कर पाओगे वो। चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाना है या उनका रिग्रेशन करना है, उसके लिए भी भाव चाहिए, उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं, भगवान जो भी मेरे साथ करेगा अच्छा है, मैं देखूंगा तो भी अच्छा है, नहीं देखूंगा तो भी अच्छा है, मुझे पता है ऊपर वाला मेरे साथ है। वो भाव चाहिए। देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, शूटिंग कहाँ पे होती है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्क्रीन पे जब पिक्चर चलती है ना, हम इंजॉय उसी में करते हैं। इज इट क्लियर? किसी को नहीं पता शोले की शूटिंग कहाँ पे हुई थी, मुगले आजम की शूटिंग कहाँ पे हुई थी, या ये नए पिक्चरों की शूटिंग कहाँ पे हुई थी। लेकिन जब हम स्क्रीन पे देखते हैं, हम खुश होते कि नहीं? ये सिंबल्स कहाँ से आए ना, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये किसने डिस्कवर किया, किसने इन्वेंट किया, ये हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे स्क्रीन में ये सामने ये 4 दिन में सिंबल्स आए, ये प्रैक्टिस आई, लेट मी कंटिन्यू, लेट मी एक्सपीरियंस इट। उसके बाद मैं जज करूंगा कि ये काम इसका करता है कि नहीं करता है। कोई खाने के बाद ही पता चलेगा ना, मीठा है, तीखा है, बीटर है, सॉर है। इज इट राइट? टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि नहीं? ऐसे ही सामने रखी हुई कोई डिश को आप जज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। 21 डेज ना संकल्प लो, मुझे ये मेडिटेशन करना है। 22nd डे आप सोचो मुझे ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रैक्टिस आ गई है। अब ये प्रोग्रामिंग हो गया है, अब इसको आप छोड़ ही नहीं पाओगे। ये ब्रेथ एनकोडिंग हो जाएगा आपके साथ। सुबह उठते, रात को सोते, बीच में जागते, काम करते, सारे सिंबल्स चलते जाएंगे आपके साथ। इज इट क्लियर? अब इसका कौन सा लेवल निकलेगा ना, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। वो कोई भी लेवल निकल सकता है। कुछ लोग अपने जॉब चेंज करेंगे, कुछ लोग उसी जॉब को और अच्छे से करेंगे, कुछ लोग नया बिजनेस करेंगे, कुछ लोग उसी बिजनेस को अच्छा करेंगे, कुछ लोग नए रिलेशनशिप में आएंगे, कुछ लोग उसी रिलेशनशिप को अच्छे से निभाएंगे। ये हम नहीं कह सकते। कुछ लोग अपनी बीमारी को हमेशा के लिए निकाल देंगे, कुछ लोग उसी बीमारी को अब बहुत लाइटली लेंगे और उसी बीमारी के साथ मर भी जाएंगे ना, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 94 में जब फर्स्ट रिट्रीट की थी पंचगनी में, सारे फाइनल स्टेज के कैंसर के पेशेंट थे। मुश्किल से मेरे हाथ में आए, मैं उन्हें लेके गया, क्योंकि शांति अवेदना बैंड्रा में बोला था ये लोग ज़्यादा नहीं बचने वाले, और वो 10 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उनको रख रहे थे। मैं वहाँ से सबको लेके गया पंचगनी। उनको मैंने बोला 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना है, हमारा ट्रस्ट पे करेगा, आप सिर्फ यहाँ रहो। तो उन्होंने बोला वैसे भी मरना है, चलो अच्छी जगह पे पंचगनी स्वर्ग में रहेंगे करके। और वो एक एक दिन ऐसे बोल रहे थे कि अब मरे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरने से पहले हमने अच्छे दिन देखे, वो पहाड़ी इलाका देखा, वो एटमॉस्फेयर देखा, मतलब वो जन्नत देखी, वो पैराडाइज देखा, वो हेवन देखी, और वो लोग ऐसे ही चले गए। 85% लोग इंप्रूव हो गए, 15% धीरे धीरे मर गए, उसके बाद को 2 साल बाद मरे, 5 साल बाद मरे, बट एवरीवन हैड एक्सपीरियंस दैट हेवन ऑन अर्थ, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फीलिंग के साथ मरो, ये फीलिंग के साथ जियो, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इज इट क्लियर? हर चीज को, उस पेन को भी ना वो फील करो, ये पेन क्या सिखाना चाहता है। बॉडी टॉक करो, पूछो तू क्या सिखाना चाहता है, क्या मैंने गलती की, कहाँ तुझे निग्लेक्ट किया, इसलिए तू पेन कर रहा है। अटेंशन सीख कर रहा है कि नहीं? कभी घुटना, कभी कमर अटेंशन सीख करती है, यार बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, तो कोई बाम लगाता है, कोई क्या करता है। इज इट राइट? जैसे अटेंशन मिलता है वो पेन चला जाता है।
थोड़ी देर बाद वापस पेन शुरू होता है, वापस वो पार्ट अटेंशन सीकिंग करता है, वहाँ सिंबल्स ज़्यादा डालो, वहाँ हीलिंग ज़्यादा करो। जो पार्ट आपका डिमांड कर रहा है, जो रिलेशन आपका डिमांड करते हैं, उसके लिए सिंबल्स ज़्यादा डालो। जो मनी क्राइसिस डिमांड कर रहा है, उस मनी के ऊपर सिंबल्स ज़्यादा डालो। आपकी पासबुक है, आपकी चेकबुक है, आपका क्रेडिट कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, उसके ऊपर सिंबल्स डालो। बैंक का ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन करते हो तो आपके मोबाइल के ऐप्स के ऊपर सिंबल्स डालो। ये क्रिएटिविटी है। सुनने में बहुत वियर्ड सा लगेगा कि ऐसा क्या होता है, लेकिन आप देखना कैसे रिजल्ट मिलता है आपको। टाइम टाइम पे आपके बैंक के अकाउंट्स में पैसे आते जाएंगे, टाइम टाइम पे प्रमोशन होगा, क्योंकि कुछ नया डाला ना उसने, आपने कुछ तो नया डाला ना, आपने सिंबल्स डाले, भाव डाले, इंटेंशन डाले, विजुअलाइज किया, फील किया, तो वो चीजें अट्रैक्ट करोगे कि नहीं? मनी को अट्रैक्ट करोगे कि नहीं? मुझे बताओ, इज इट राइट? क्यों लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाते हैं? क्योंकि उनको वो प्यार नहीं मिलता जो अपने पार्टनर से मिलना चाहिए। तब होता है कि नहीं ऐसा? किसी को शौक नहीं होता कि और किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में जाए, राइट? लेकिन एक छोटा बच्चा भी होता है, उसको चॉकलेट आइसक्रीम नहीं दोगे, वो नेबर के पास मांगेगा, वो अंकल आंटी के पास मांगेगा, क्योंकि उसकी कुछ डिजायर्स है और वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो वो कब होता है कि जब हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, हमने उसके ऊपर स्पिरिचुअल एथिक्स यूज नहीं किए, हमने उस धर्म का उल्लंघन किया, हमने उस धर्म का पालन नहीं किया। इज इट क्लियर? तो जो आदमी अपने कर्मों पे धर्मों का पालन करेगा ना, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। ये आप एक्सपीरियंस करके देखना, आपको लगेगा अरे ये तो कितना अच्छा लग रहा है, कितने मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि आपने उस सोची, ऐसी सोच रखी नहीं थी ना वैसी, आप उसको अलग तरीके से सोच रहे कि नहीं, राइट? यूनिवर्स को जहां पे आपको रखना था ना, यूनिवर्स ने आपको वहां पे रखा है। उसको जिसको मिलाना था ना, उसको आपको मिलाया है। लाइफ बिटवीन लाइफ जो आपने संकल्प किए थे कि मुझे ये लाइफ में ये लेसन सीखने, ऐसे पेरेंट्स दिए, ऐसे रिलीजन दिया, ऐसे पार्टनर दिए, ऐसे एजुकेशन दिया, ऐसे प्रोफेशन दिया, जैसे आपने लाइफ बिटवीन लाइफ सोचा था, एक्सेप्ट करो वो डिसीजन आपका था। एक्सेप्ट करो वो डिसीजन को, उसको अच्छे से डिटेलिंग में समझने की कि ऐसा डिसीजन मैंने क्यों लिया, उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस चाहिए। इज इट क्लियर? मैं सोच रहा था मैं मेडिकल प्रैक्टिस में खुश नहीं हूं, मैं डॉक्टर क्यों बना? फिर मैं लाइफ बिटवीन लाइफ गया, फिर मैंने पास्ट लाइफ देखी, तभी मैंने सोचा पिछले जन्मों में जब मैं साधु था, लोग मुझे फॉलो कर रहे थे ब्लाइंडली, भक्ति भाव से, लेकिन जो ज्ञान मार्ग वाले लोग थे, जो नॉलेजेबल थे, जो लॉजिक थे, वो मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे। तो मैं भगवान से प्रे कर रहा था कि नेक्स्ट लाइफ अगर मुझे आगे बढ़ना है ना, तो मुझे कोई अच्छा स्टेटस देना, अच्छी डिग्री देना, मुझे रिसर्च करने के लिए ताकत देना। और आज मैं इस लाइफ में वो पास्ट लाइफ की विश को पूरी कर रहा हूँ, वो लाइफ बिटवीन लाइफ के संकल्प को पूरा कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्रेस हुआ कि नहीं? डिग्री तो कितने डॉक्टरों के पास होती है, लेकिन कोई ये नई सोच लेके प्रैक्टिस करता है? कोई ऐसा रिसर्च कर रहा है? लोग फार्मेसी की जो कंपनियां की जो मेडिसिन होती है ना, बस उसको ही प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई नया सोच नहीं डालता है इसमें, ठीक है कि नहीं? लेकिन हमने नई सोच डाली। सलाइन जो चल रहा था पेशेंट का, उसमें सिंबल्स डालना सीख लिए। इंजेक्शंस जो दे रहे थे, इसमें हमने सिंबल्स डालना सीख लिए। जो स्टिचेस दे रहे थे, इसमें सिंबल्स डालना सीख लिए। जो हम सी सेक्शंस कर रहे थे, डिलीवरीज कर रहे थे, उसमें हमने सिंबल्स डालना सीख लिए। जो सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स में जो एबनॉर्मलिटी बच्चे की दिखाई दे रही थी, उसमें सिंबल्स और साइकिक सर्जरी करना सीख लिए। तो लोगों के बच्चे के नॉट्स निकलना शुरू हो गए, प्लेजेंटा ठीक हो गए, एमनोटिक फ्लूइड ठीक हो गई। मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल है ना, वो एक्सटर्नल सिंबल्स और पॉजिटिव इंटेंशन भाव के साथ क्रिएट किया, तब जाके रिजल्ट मिले। ये तो किसने सोचा ही नहीं। हम तो डिपेंड किस पे होते हैं? सिर्फ डॉक्टर पे, बस आप जो करो वही ठीक है। डॉक्टर बोले इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, हम बोले चलो मेरा कर्म, मैंने कुछ पाप किए होंगे, तो उससे ज्यादा तो हम कुछ सोचते ही नहीं है। इज इट राइट? पंडित ने बोला भाई आपकी कुंडली में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, आप बोलेंगे मैंने कुछ पाप किए तभी मेरे इसमें दोष है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। सब कुछ आप ही कर सकते हो, कर्म आपका, आत्मा आपकी। इज इट राइट?
और कर्म भी वही है जिसको पेंडिंग में रखा है, वो पाप नहीं है, वो पेंडिंग में है। जैसे हम एग्जामिनेशन में इजी क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं लिख लेते हैं और लास्ट में जो टफ क्वेश्चंस होते हैं ना उसको लिखते हैं, क्योंकि पहले कौन दिमाग खराब करे। तो ये कलयुग में यही हुआ है, सारे अच्छे लेसन्स हमने पिछले जन्मों में अच्छे से लर्न कर लिए, अब टफ लेसन्स ना अब इस कलयुग में सीख रहे हैं जो पेंडिंग रखे थे। तो सबकी लाइफ टफ है कि नहीं? जिसकी शादी उसकी भी टफ है, नहीं उसकी भी टफ है, जिसको बच्चे हैं उसकी भी टफ है, जिसको बच्चे नहीं उसका भी टफ है, जिसके पास पैसे हैं वो भी टफ है उसकी लाइफ, जिसके पास पैसे नहीं ज़्यादा है उसके भी लाइफ टफ है। क्योंकि सारे जो अचीवमेंट के बाद जो टफ लेसन्स थे ना, अचीवमेंट के बाद, ध्यान से सुनना, वो लेसन्स आपके पेंडिंग में है। तो उसका पूरा करने के लिए ना ये स्पिरिचुअल सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे, चाहे वो योगा करो, ध्यान करो, जो भी होपोनोपो करो, ईएफटी करो, मुद्रा करो, कुछ भी करो, लेकिन वो सारे स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करो जिससे आपको लाइफ जीने में आसान हो, ये टफ लेसन सीखने में बहुत आसान हो। इज इट क्लियर? लोग जब पैदल चल रहे थे ना यहाँ से नासिक तक या बॉम्बे तक, उनके लिए भी इतना टफ नहीं था जितना आज हम व्हीकल में जाके भी हम लोग परेशान होते, इतना टोल टैक्स पे करना पड़ता है, खड्डे बीच में आते, स्पीड ब्रेकर बीच में आते। इज इट राइट? मतलब कितने भी अच्छी गाड़ी लेके जाओ, कितने भी अच्छे शॉकअप्स रहेंगे, तो भी कहीं ना कहीं झटके आते कि नहीं? ट्रू? तो मैं ये कहता हूँ लाइफ टफ है उनके लिए जो उसको सीखना नहीं जानते हैं, जो उसको समझना नहीं जानते हैं। जो सीख लेता है, समझ लेता है ना, उसके लिए कोई टफ नहीं है, क्योंकि उसको तो लेसन सीखना था, इससे कुछ सबक सीखना था, और उसने वो सीखना सीख लिया, सीखना सीख लिया, तो फिर क्या टफ है? राइट? कोई बच्चा स्कूल में कहता है मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ये एजुकेशन, और कोई आईआईटी में, कोई वीजेटीआई में टॉपर है, उसके लिए तो बिल्कुल वो टफ नहीं है, क्योंकि उसने उस एग्जामिनेशन को फेस करना सीख लिया। डिफरेंस समझ रहे हैं ना यहाँ पे? तो आज हम लोग कोई भी लेवल पे, डजंट मैटर, हम इसकी प्रैक्टिस करके ना, हम इस टफ लेसन्स को, टफ टाइम को ना अच्छे से वर्कआउट करेंगे। सिर्फ इंटेंशन यहाँ जाने से पहले रखना। आप जब घर से यहाँ पे आए थे ना, ये इंटेंशन लेके आए थे कि कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया समझेंगे, कुछ नया जानेंगे, कुछ परिवर्तन अपने जीवन में लाएंगे, ये संकल्प करके यहाँ पे आए थे, ये सोच लेके यहाँ पे इतने पैसे खर्च करके यहाँ पे आए थे। तो यहाँ से जाने से पहले भी प्लीज़ वो संकल्प करना कि मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगी, प्रैक्टिस करूँगा। ये संकल्प अगर यहाँ नहीं किया, ये प्रॉमिस खुद को या साईं को नहीं किया, देयर विल बी नो मैग्नेटिक इफेक्ट नेक्स्ट टाइम। कोई आपको नेक्स्ट टाइम यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं करेगा। इज इट ओके? तो ये संकल्प करना पड़ेगा, ये फाउंडेशन डालना पड़ेगा, ये सीड्स डालनी पड़ेगी, ये पिलर्स डालने पड़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम एक अच्छी इमारत आपकी खड़ी होगी। मैंने जहाँ पे जो भी कुछ सीखा ना, जिस भी सर से, गुरु से, मास्टर से, मैंने उनके वहीं पे संकल्प डाला कि इसकी मैं बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करूँगा, एनएलपी की, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, ग्राफोलॉजी की, और सही में मैंने बहुत उसके ऊपर प्रैक्टिस की। तो उसके वजह से क्या हुआ, गुरु की सानिध्य में या वो प्रीमाइसिस में वो संकल्प किया हुआ ना ज़बरदस्त काम करता है। इज इट ट्रू? मतलब जब बाहुबली की शूटिंग हो रही थी वहां पे हैदराबाद में, उन्होंने संकल्प किया था, भले 5 साल लगे, लेकिन इस पिक्चर को टॉप बनाएंगे। उस कैरेक्टर को, उस एक्टर एक्ट्रेसेस को काफ़ी टाइम तक वहाँ रहना पड़ा। वो जो उन्होंने सेट बनाया था, काफ़ी साल तक उस सेट को रखना पड़ा, उसके लिए बहुत उनको एक्सपेंसेस हुए, रेंट पे करने पड़े। लेकिन जब पिक्चर रिलीज हुई ना, कितने लोगों ने उसको सहारा। तो वो मेंटेन किया कि नहीं इतना? भले वो आर्टिफिशियल चीज़ें थी, उसमें कितना वीएफएक्स यूज़ किया ये हमें भी समझ में आ रहा है, लेकिन जब हमने स्क्रीन पे देखा ना, हमको बहुत मज़ा आया। हमको रियली लगा कि उसने शिवलिंग को उठाया। लेकिन उसके लिए जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे ना, उन्होंने कितनी मतलब अपनी टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी को, सब चीज़ को एक साथ डाला। म्यूज़िक इफ़ेक्ट्स, जो भी कैरेक्टर्स थे, उसके अंदर वो भाव प्रकट किए। 5 साल के कटप्पा ने उसको क्यों मारा, 5 साल तक लोग वेट कर रहे थे। मतलब वो जो क्यूरियोसिटी थी, इतनी हमें अपने लिए भी नहीं थी।
इज इट ट्रू? लोग स्त्री 2 के लिए वेट कर रहे थे कि उसकी चोटी गई कहाँ। मतलब ये जो आर्टिफिशियल चीजें होती है ना, उसके लिए भी अगर हम इतना दिमाग लगा सकते, वेट कर सकते, क्यूरियोसिटी रख सकते, तो क्यों हम अपनी लाइफ के लिए क्यूरियोसिटी नहीं रख सकते, एक्साइटमेंट नहीं रख सकते। कुछ भी चैप्टर ओपन होने दो, क्या फर्क पड़ता है। सदगुरु बहुत अच्छी बात कहते हैं, लाइफ इज अ सस्पेंस, डोंट ट्राई टू ओपन बिफोर द टाइम। लाइफ को सस्पेंस के साथ जियो। मतलब कितने अच्छे गुरु, कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने एक छोटी सी बात किसी 1 घंटे की वीडियो में बोली कि कभी भी खड़े रह के पानी मत पीना, आप बैठ के पानी पीना। मैंने उस बात को ना दिमाग में ले लिया। कहीं पे भी पानी पीना होता है ना, मैं थोड़ी देर बैठ के पीता हूँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो। जब आप खड़े रह के पीते हो ना, पानी सीधा नीचे जाता है फोर्स से, और बैठ के पीते हो तो पहले स्टमक में जाता है, फिर पूरे बॉडी में जाता है। छोटी छोटी बात ना, अच्छी अच्छी बात को पकड़ो और उसको जीवन में उतारो आप। इज इट क्लियर? ये अनवांटेड यूट्यूब मत देखो, न्यूज़ चैनल्स मत देखो, टीवी सीरियल्स मत देखो, क्योंकि उसमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है। वो टॉर्चरिंग है माइंड को। वो चीज़ें देखो जिससे कुछ नया क्रिएट होता है अपने अंदर। और स्पेशली रात को सोने से पहले एक अच्छी वीडियो देख के सोना। एंड जब वीकेंड्स होता है, सैटरडे संडे, तब तो 100% कुछ अच्छा देखना। डोंट वेस्ट योर टाइम इधर उधर की। कोई पैक मार के सोने में कोई मज़ा नहीं है। इससे तो एक वीडियो देख के सोने में बहुत मज़ा है। बोले सैटरडे नाइट एक पैक तो बनती है, क्या मतलब है उस वाइन का। इससे तो एक अच्छी वीडियो देखो, कुछ डिवाइन नॉलेज जाएगा आपके अंदर। इज इट क्लियर? मतलब ये जीवन को हम ही सुधार सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स खुद हार्ट अटैक से गए, खुद कैंसर से गए, बड़े बड़े गुरु भी खुद बड़ी बड़ी बीमारियों से गए। आप किसके पास जा रहे हो ठीक होने के लिए? वो भी सफ़र होते हुए चले गए। तो प्लीज़ यहाँ जाने के बाद बहुत प्रैक्टिस करना। हमारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं, हमारे ऑफलाइन सेशंस होते हैं, जहाँ पे भी होते हैं टाइम निकालो, वहाँ पे आओ, उस ऑरा की सानिध्य में आओ, उसको रिपीट करो, प्रैक्टिस करो और उसमें बने रहो। उसको डिसिप्लिन में लाओ। जैसे रामदेव बाबा बोलते हैं ना, योगा को डिसिप्लिन में लाओ। इज इट राइट? तो इसी तरह से ये हीलिंग को भी डिसिप्लिन में लाओ, ये साइकिक सर्जरी को डिसिप्लिन में लाओ, ये मेडिटेशन, ये चक्र मेडिटेशन को डिसिप्लिन में लाओ। ये डिसिप्लिन में लाओगे, बॉडी के साथ एक रिदम में लाओगे ना, तो बॉडी के चक्र हार्मोनी में आ जाएंगे, ट्यूनिंग में आ जाएंगे। इज इट क्लियर? नहीं तो वो कैसे होता है कि कोई एक साउथ इंडियन मूवी होती है, डब किया रहता है हिंदी में, तो उसके डायलॉग्स आगे पीछे होते हैं, तो कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, मज़ा नहीं आता है सुनने में, है ना। लेकिन जब परफेक्टली उन्होंने उसको सिंक्रोनाइज किया रहता है डब को, तो ऐसे लगता है कि सही में ये लोग हिंदी में ही पिक्चर चल रही है। ऐसे लगेगा ही नहीं ये तमिल में थी, ये मलयाली में थी, ये कन्नड़ में थी, ये उर्दू में थी। ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली ये हिंदी में बात कर रहे हैं, है ना। तो आपका लाइफ का प्लान और अभी ह्यूमन प्लान दोनों ऐसे ही ट्यूनिंग में आने चाहिए। आपका जो स्ट्रक्चर बना है ना, लाइफ बिटवीन लाइफ, एक डिवाइन प्लान बना है आपके लिए भगवान ने, वो प्लान इस प्लान के साथ सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। तो कायनात मदद करेगी, तो यूनिवर्स मदद करेगी आपको। उसके साथ अगर बेसुरे रहोगे कि प्लान कुछ अलग ही था और आप कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो सफरिंग होने ही वाली है, लाइफ टॉर्चरिंग लगने ही वाली है आपको। इसलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि जो हो रहा है उसको होने दे, तू दखल अंदाजी मत दे, तू तेरे मोह को बीच में मत ला, तू तेरे भाव को बीच में मत ला, तू तेरे अटैचमेंट को बीच में मत ला। इज इट राइट? तू उसको होने दे जो प्लान में है। मैं भी होने देता हूँ, तू भी होने दे। मैं कुछ नहीं करके भी होने देता हूँ, तू बहुत कुछ करके भी उसको होने दे। कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। इज इट क्लियर? तो हमें भी ना हर चीज़ को ना होने देना है और ऑब्जर्व करना है कि मेरे घर में कोई झूठ बोल रहा है तो वो मुझे क्या सिखा रहा है, जो कुछ गलत चल रहा है वो मुझे इससे क्या सीखने को मिल रहा है। और कीन ऑब्जर्वेशन रखो, जजमेंटल वाला ऑब्जर्वेशन मत रखना, एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन रखो। डिफरेंस समझ रहे? एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन टाइम स्पेस का मैनेजमेंट सिखाना है और जजमेंटल ऑब्जर्वेशन डेड एंड है। उसके बाद आपको कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, मुझे इससे नहीं रहना, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे ये जॉब नहीं करना, ये डेड एंड है, ये जजमेंटल
इज इट क्लियर? उसको मापो, उसको तोलो, उसको फील करो, उसको सेंस करो, उसको एनालाइज करो, उसको इवैल्यूएशन करो, लेकिन जजमेंटल कंक्लूजन पे प्लीज कभी मत आना। यू नेवर नो व्हेन थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। आप 4 दिन पहले यहाँ अलग थे, 4 दिन के बाद यहाँ से जाओगे तो अलग रहेंगे कि नहीं? तो जिन लोगों ने आपको जज किया कि आप कभी सुधर ही नहीं सकते, उनके लिए तो 10 दिन बाद 50 दिन बाद भी आप वैसे ही रहने वाले हो, क्योंकि वो डेड एंड पे आ गए, है ना? तो कभी ये मत सोचना कोई भी चीज परमानेंट है। इस दुनिया में कोई चीज परमानेंट नहीं है, तो फिर हम जजमेंट ही क्यों करें कोई चीज का? कोई चीज परमानेंट नहीं है। समय के हिसाब से क्वांटम एनर्जी सबके ऊपर काम करती है, और वो एनर्जी खुद ही वेरिएंट की है। 12 ज्योतिर्लिंग की और 51 महाशक्ति की एनर्जी, देयर आर डिफरेंट परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। उसके वजह से ना हम लोग वेरिएशंस में, कब किस माँ की शक्ति हमारे ऊपर काम करती है, कब कौन से ज्योतिर्लिंग की एनर्जी काम करती है, हमें पता ही नहीं है। तो आप कैसे कोई सेम रह सकते हो, मुझे ये बताओ? दुनिया में कोई सेम नहीं रह सकता। हम बोलेंगे यार मैंने ऐसे शादी की थी इस इंसान से, ये तो वो इंसान नहीं रहा, फुट फुट के रो रहे। अरे आप खुद ही वो नहीं है जो आप थे जब शादी के टाइम पे। आधार कार्ड का, फेसबुक का फोटो अलग है, इंसान तो वही है। हमारे चेहरे के ही वेरिएशन सामने आते हैं। इज इट राइट? इसलिए आजकल सारे वहां सिक्योरिटी वाले ना आपकी आई की स्क्रीनिंग करते हैं। तो हम भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कहते हैं आंखों को देखो वो कौन था इंसान। आंखें बदलती नहीं है कभी, चेहरा बदलता है। इज इट क्लियर? तो उस आंखों के अंदर जो छवियां हैं आपके अंदर जजमेंटल, उसको हील करो, उसकी साइकिक सर्जरी करो, उनकी सारी वो इमेजेस को डिलीट कर दो, उसके सारे एक्सपीरियंस को डिलीट कर दो। अब आंखें अलग नज़र से देखेगी, क्योंकि वो इमेज डिलीट हो गई कि नहीं। लेंस को क्लीन करते हो तो कैमरा कितना अच्छा फोटो निकालता है ना? तो यही करना, यही सिंबल्स हमें अपने रूट चक्र पे डालनी है, मूलाधार पे डालनी है, तो हमारी विजन चेंज हो जाएगी। बिकॉज आईज आर कनेक्टेड विथ योर रूट मूलाधार चक्र। ये तो किसी मेडिकल साइंस ने नहीं पढ़ा है, ये तो किसी रिलीजियस बुक में नहीं लिखा, किसी राइट। लेकिन ये सब चीज़ें ना रिसर्च की गई है, और कितने लकी हो कि ये चीज़ें आपको एक जगह पे मिल रही है। तो प्लीज़ उसको रिस्पेक्ट करो, उसकी वैल्यू करो, और यहाँ जाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करो। ये मत बोलना मुझे नहीं समझ में आया, ये कुछ अलग ही समझा गए, मेरे तो दिमाग के ऊपर से गया, मेरा तो दिमाग का दही कर दिया। ये ऐसी बातें करके ना यहाँ अंदर खिचड़ी मत पकाओ। एक्सेप्ट द न्यू कॉन्सेप्ट, एक्सेप्ट द न्यू थियरी, वर्क विद दिस न्यू थियरी, वर्क विद न्यू सिंबल्स, राइट। ये वियर्ड सा लगेगा शुरू में, बिकॉज आप अभी बेसिक क्लास में हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट टाइम एडवांस में आओगे, फिर PLR थेरेपिस्ट में आओगे, आपको बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आपने उसको फॉलो किया ना। जो इंसान फॉलो करता है वो प्रोग्रेस करता है, जो फॉलो नहीं करता वो बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं करता, राइट। इनकी मीडिया टीम की कितने लोगों ने डिग्री ली, सिनेमेटोग्राफी की, मास मीडिया की, वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कोई इंस्टाग्राम पे कुछ नए रील नहीं बना रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो इनकी डिग्री तो एक कागज पे ही रह गई कि नहीं। लेकिन जिन्होंने अपनी नई नई क्रिएटिविटी को बाहर निकाला, उसके लिए अब वो डिग्री भी मायने नहीं रखती है। तो आपके लाइफ में भी ऐसा ही, जो भी आपने डिग्रीज ली है अब ये मायने नहीं रखती, अगर आप उसको बहुत अलग तरीके से कर रहे हो, बहुत अलग ढंग से कर रहे हो, अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। दुनिया को कुछ नया चाहिए, कुछ अजूबा चाहिए, कुछ मिरेकल चाहिए, कुछ मैजिक चाहिए, कुछ मैनिफेस्टेशन चाहिए, कुछ मनी चाहिए। वो तब होगा जब आप उसके ऊपर काम करोगे, तो है ना। तो प्लीज़ वर्क करना। आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए, काफ़ी हद तक क्लियर हो गए। बाकी जिनके नहीं हुए, आप ट्रस्ट करो, 21 दिन में, 45 डेज में आपको सबको आंसर मिलेंगे। आप बाहर से आंसर निकालने की कोशिश ही मत करो, आंसर को अंदर से आने दो। और जब तक आंसर अंदर से नहीं आते ना, कितने भी किताबों से, ग्रंथों से, गुरुओं से आए ना, ये सब स्क्रिप्टेड हुए हैं आपके लिए, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। मुझे लोग पूछते हैं, सर आप क्यों किताब नहीं लिख रहे, बुक नहीं लिख रहे।
मैंने कहा जब तक मैं एक सेंटेंस लिखूंगा ना, नेक्स्ट मोमेंट में मैं कुछ अलग बोलूंगा, तो मेरा पुराना सेंटेंस तो वेस्ट गया कि नहीं? तो मैं वो डॉक्यूमेंट क्यों करूं जो आउटडेटेड है? मैं उन लोगों को क्यों उलझाऊं जो आउटडेटेड सिलेबस है, जो पुरानी है? जैसे हमारे बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ते हैं, हमको लगता है ये कहाँ पोएम काम आती है, ना स्टार हाथ में आता है ना स्टार दिखता है, इतना पॉल्यूशन है, और शुरुआत ही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से करते हैं। इज इट क्लियर? आउटडेटेड है ये सब सिलेबस, कुछ तो नया आना चाहिए कि नहीं, मुझे बताओ, तो एक्साइटमेंट रहेगा। तो प्लीज़ हर चीज़ को ना अलग अलग तरीके से ट्राई कीजिए। हर चीज़ का 360 डिग्री व्यू होता है, अपनी व्यू पॉइंट बढ़ाइए, उसका एंगल चेंज कीजिए, उसके परसेप्शन से देखिए कि ये बंदा मुझे ऐसे कर रहा है, अगर मैं यही उसके नज़र से देखूँ तो कैसा लगेगा। मतलब जब कैमरामैन शूट करता है ना, तो जो एक्टर एक्ट्रेसेस रहते हैं ना, वो लोग कैमरे के पीछे जाके ना वो स्क्रीन में देखते कि अब मैं कैसे लग रहा हूँ उसमें। इज इट क्लियर? और फिर वो ये सोचते हैं कि ये अगर ऑडियंस देखेगी तो क्या इसको अपील करेगी, एक्सेप्ट करेगी। उसको लगता है नहीं करेगी इंट्यूटिवली, तो कहते नहीं, वापस एक बार शॉट लेते। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस। हम अपने आप को रिव्यू कर रहे हैं, अपने अंदर के कैमरे को ना वापस रिवाइंड करते हुए प्ले करते हैं। क्या मुझे ऐसा बोलना ज़रूरी था? क्या मुझे ऐसे गुस्सा करना ज़रूरी था? क्या मुझे ऐसे डांटना ज़रूरी था? क्या मुझे उसके ऊपर केस करना ज़रूरी था? अब समझ में आ रहा है? हम ही अपने आप को रिव्यू करेंगे कि नहीं? उसी छवि को वापस देखेंगे, उसी घटना को वापस रिवाइंड करेंगे, लेकिन अब बर्ड व्यू के साथ, हायर कॉन्शियसनेस के साथ। उस ट्रॉमा का व्यू नहीं देंगे, वहां तो हमने बहुत रिएक्ट किया था। अब न्यूट्रल माइंड से हम उसको देखेंगे, है ना? तो जो एक्टर एक्ट्रेसेस रहते हैं ना, न्यूट्रल माइंड से पीछे के कैमरे के स्क्रीन में देखते हैं। अब वो कैरेक्टर से बाहर आ गए कि नहीं? अब वो ऑडियंस हो गए। तो ऑडियंस अपनी व्यू से जब देखता है तो समझता हाँ ये परफेक्ट सीन है, इसको ऐसे ही रखो। तो लाइफ इज अ रीटेक। लेकिन जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे ना, रीटेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समझ में आ रहा है? प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लोगे, दैट इज द प्रेजेंट ऑफ योर लाइफ। ये एक आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है जब आप उस प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लोगे। जहां पे भी हो, जिसके साथ भी हो, बी 100% फॉर दैट। दिस इज द बेस्ट थिंग। ना आपके साथ कोई पास्ट है ना फ्यूचर है, इस मोमेंट में आप मेरे साथ हो, मेरी बात सुनो, राइट? तो ये आपका टाइम वसूल हो गया, ये टाइम आपका वैल्यूएबल हो गया। ना मैं वापस शायद आपकी लाइफ में आऊंगा, ना ये टॉक वापस आएगा, ना ये शब्द वापस आएंगे। और अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो ये आपका टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं? इज इट क्लियर? इस मूवमेंट में जो भी ये पिछले 4 दिन से हो रहा है, ये आपके डिवाइन प्लान में था और आपने उसको होने दिया। हजारों लोगों ने हमें मैसेज किए, मेल्स किए, हमें रिट्रीट में आना है, रिट्रीट में आना है। कुछ लोगों ने बोला पैसे नहीं, कुछ लोगों ने बोला घर वाले आने नहीं दे रहे। ऐसे करके कहीं ना कहीं अटक गए। आप यहाँ तक पहुंचे, आपने उस डिवाइन प्लान को होने दिया। अब जो लोग नहीं आ रहे, जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, जो लोग इंस्टा पे देख रहे हैं, बोला अरे काश हम जाते, काश हम जाते, काश हम जाते। तो आप लकी हो कि नहीं? उनसे यहाँ तक तो पहुँच गए कि नहीं? तो प्लीज़ उसकी वैल्यू कीजिए, क्योंकि आपने उस डिवाइन प्लान को होने दिया। इसमें अच्छा सीखा, बुरा सीखा, ये मैं नहीं कहता हूँ। कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये समय यहाँ लिखा था और आप शिरडी में आए। इज इट राइट? हम लोग पिछले मंथ केदारनाथ गए, हम दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हमारा वहां समय लिखा गया था। बीच सड़क पे हम कहीं अटक गए 3 दिन के लिए, हम होटल में रुके, हमने बहुत हीलिंग की, मेडिटेशन की, साइकिक सर्जरी की, लेकिन ना हमारा आगे जाना बन पाया केदारनाथ, ना बद्रीनाथ जा पाए। हम ऐसे के ऐसे ही वापस आए। तो वो मैंने मेरे टीम को बोला मेरा समय वहाँ लिखा है, मुझे जाने दो। मुझे कोई लेना देना नहीं कि मंदिर वहाँ खुला है कि बंद है, सड़क खुली है कि बंद है। मेरा समय जहाँ लिखा होता है ना, मैं उस समय को वहाँ जाके स्पेंड करता हूँ। आई एम सिंक्रोनाइज्ड विथ माई डिवाइन प्लान। लोगों को ये लॉजिक नहीं समझेगा कि वहाँ क्यों गए, उसको क्यों मिले, इसके साथ क्यों रिलेशन किया।
इससे तुमको क्या मिला। ये बात प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं है, ये है कि हमारे प्लान में ये लिखा था और मैंने उसको होने दिया। इज इट ट्रू? आप कहीं सड़क पे जा रहे हो, कोई बंदा बेहोश करके गिर गया और आपने उसको पानी पिलाया, उसको हॉस्पिटल लेके गए, ये आपके डिवाइन प्लान में था, आपने उसको होने दिया। आप बोलेंगे मुझे क्या लेना देना, वो मरे सड़े कुछ भी करे। आपके सामने जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, जो सर्कमस्टेंसेस है, उससे आपको कुछ तो कंट्रीब्यूट करना है, बस इतना ध्यान रखना। कुछ तो कंट्रीब्यूट आपको करना है, और अगर आप कंट्रीब्यूट कर पाए मतलब आप डिवाइन प्लान को सार्थक कर दिए, आपने उसको होने दिया। आई थिंक इट्स क्लियर। कोई मेहमान आपके घर पे आया है, अननोइंगली आया, आपको सर्व करना है, इसलिए हम बोलते हैं अतिथि देवो भव। इज इट राइट? हम कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट बोलते हैं आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो। इज इट राइट? हम कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है, बच्चा कितना भी शरारत करता है हम उसको ब्लाइंडली होने देते हैं। इज इट क्लियर? हम कहते हैं गुरु भगवान का रूप होता है, तो गुरु जो भी बोलता है हम उसको ब्लाइंडली मानते हैं। ये सरेंडर भाव होना चाहिए, ये फेथ होना चाहिए। उसमें अच्छा बुरा की बात नहीं है, आपने होने दिया कि नहीं, उसको आपने वो दर्जा दिया कि नहीं। इज इट क्लियर? ऐसे ही लोग नहीं कहते कि पति परमेश्वर है, कि वाइफ को हम लक्ष्मी कहते हैं, बिकॉज वो दर्जा देते हैं कि इनको आपको फॉलो करना है, इनको आपको सरेंडर करना है। इज इट क्लियर? उस रोल को, उस कैरेक्टर को सरेंडर करना है जिसको एक बड़ा दर्जा दिया गया, जिसको एक बड़ा वैल्यू दिया गया। तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता कि इस बच्चे को बड़ा करके मुझे क्या मिलेगा, वाइफ की सुन के मुझे क्या मिलेगा, हस्बैंड को पति परमेश्वर मान के मुझे क्या मिलेगा। ये डाउट, ये लॉजिक है ना, तो आप सिंक्रोनाइज नहीं है। मैं गुरु की क्यों सुनूं, वो तो कुछ भी बोलेगा, ये उसका अपना फायदा है। ये अगर थॉट आते हैं ना आपके अंदर, आप कभी सरेंडर नहीं हो पाओगे। इज इट क्लियर? उसको सिर्फ होने दो, और अगर जिस दिन आपने होने दिया, आपने सीख ले लिया, आप बाहर निकल जाओगे उससे, आप उधर ज़्यादा नहीं रहोगे, क्योंकि वो होने दिया ना आपने। इज इट राइट? तो उसके लिए बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब वो समय आएगा आप उसको अच्छे से होने दोगे। और अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं की तो आपने उस समय को, उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टेंसेस को अच्छे से नहीं फेस कर पाओगे। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। छोटी बड़ी चीज़ों के लिए हीलिंग करनी पड़ेगी, छोटी इच्छाओं बड़ी इच्छाएं के लिए हीलिंग है, कि जब वो इच्छा पूरी हो तो मैं उसको कैसे एक्सपीरियंस करूं, जब इच्छा पूरी नहीं हो तो भी मैं उसका कैसे एक्सपीरियंस करूं, मैं पैनिक ना हूं, मुझे एंजाइटी का अटैक ना आए। इज इट क्लियर? मेरा ऑपरेशन हो तो टेबल पे मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, मेरा ईसीजी नॉर्मल रहे, मेरा सारे पैरामीटर्स नॉर्मल, मैं उसको होने देता हूँ। शायद मेरे नसीब में सर्जरी लिखी है, मेरा ये फ्रैक्चर लिखा है, मुझे प्लास्टरिंग लिखा है, मेरा ये पैरालिटिक अटैक लिखा है, जो भी है उसको होने दो। इज इट क्लियर? अब वापस ऐसा ना हो उसके लिए मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। इस लाइफ में वापस ना हो, नेक्स्ट लाइफ में ये ना हो, तो मुझे उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट रिलेशनशिप में मुझे धोखा ना मिले, तकलीफ ना हो, मुझे टॉर्चरिंग ना हो, उसके लिए मुझे हीलिंग करनी है। तो आप सोचो कितनी वेज है प्रैक्टिस करने के लिए, कितना समय आप अच्छे से अपने आप को दे सकते हो। अनवांटेड चीज़ों को टाइम मत दो, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टाइम दो, तो रियली बहुत इंजॉय करोगे। इज इट ओके? सो प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं? पक्का? गुड। संकल्प अपने आप से करना है, बिकॉज आपने जो अपने आप को प्रॉमिस दिया है ना, ये प्रॉमिस कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला है। शायद पिछली लाइफ में आपने संकल्प किया होगा, मेरे साथ किया होगा, या साईं के साथ किया होगा, ये टीम के साथ किया होगा, इसलिए आज यहाँ पे हो। यही संकल्प वापस करोगे कि जब जब कुछ नया होगा हम आएंगे, हम सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो हम वापस मिलेंगे। इज इट ओके? तब तक द शो मस्ट गो ऑन। मज़ा आ गया?